हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आजकल जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह कक्षा 10 भूगोल का अध्याय 2 है। पूरा पाठ कंप्लीट होने के बाद हमने उसका अभ्यास प्रश्न पढ़ना स्टार्ट किया, जिसका पार्ट 1 रिलीज हो चुका है। कृपया आप लोग सभी वीडियो को एक क्रम में देखिए। एक क्रम में देखने से आपका फ़ायदा है, सब बातें क्रमवार समझ में आती जाएंगी। यह अनिवार्य है, आप क्रम से ही देखें। तो हम लोग कुछ प्रश्न पढ़े थे, हमने कहा था कि अगली वीडियो में शेष प्रश्न पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आ जाए सब कुछ। अगर नहीं आता है तो एक और वीडियो आएगी प्रश्न को लेकर के। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, समझना अनिवार्य है। जैसे भारत में क्या है कि तमाम प्रकार के रीति रिवाजें हैं। हमारे यहाँ नीम को नहीं काटा जाता है, पीपल को नहीं काटा जाता है। तो यह क्या होता है कि किसी ना किसी प्रकार से प्रकृति का संरक्षण होता है इससे। और इसी प्रकार कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। भैरव और डाको सेंचुरी जो राजस्थान में है, वहाँ पर खनन का विरोध करते हुए, जो खुदाई की जा रही है उसका विरोध करते हुए लोग, गांव वालों ने विरोध किया और उसको जो है डाको सेंचुरी, भैरव डाको सेंचुरी घोषित किया गया। राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व खनन के खिलाफ स्थापित किया गया था। उसी प्रकार हिंदू धर्म में मैंने कहा कि कई प्रकार के पेड़ पौधों को देवी देवता के समान माना जाता है, उनको काटना वर्जित होता है। इस प्रकार जो है प्राणी जात और वनस्पत जात का संरक्षण होता है। गाय को पवित्र माना जाता है, तो इससे जो है प्राणी जात का संरक्षण होता है। और इसका एक उदाहरण हम लोगों ने अच्छे से लिया था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया गया था, वह जो है उत्तराखंड में चलाया गया था 1970 के दशक में। तो व्यक्तियों का समूह चलाया था और उन लोगों ने पेड़ों से चिपक चिपक करके विरोध दर्शाया था पेड़ कटने का, इसलिए उसको जो है चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग क्रमवाइज पढ़ते रहिए और यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रकृति संरक्षण के लिए, प्राणी जात और वनस्पत जात संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाजों का बड़ा योगदान रहा है। हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदायों में प्रकृति की पूजा की पुरानी परंपरा रही है। हिंदू धर्म में हनुमान की पूजा होती है, जो प्राणी जात के महत्व को दर्शाता है। हनुमान मतलब क्या? बंदर को नहीं मारना चाहिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, तो बजरंग बली का रूप होते हैं। तो इससे संरक्षण मिलता है प्राणी जात को। गाय को नहीं मारना चाहिए, संरक्षण मिलता है। जस्ट एकदम दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लगे हुए हैं। और हम लोग आम के पेड़ को, पीपल के पेड़ को नहीं काटते हैं। हमारे यहाँ कई रस्मों में पीपल और आम के पेड़ की पूजा की जाती है। इससे पता चलता है कि लोग सदा से वृक्षों को पवित्र मानते रहे हैं। इसका ये मतलब है कि प्राचीन काल से ही लोग हमारे जीवन के लिए पेड़ों के महत्व को समझते थे। आदिवासी लोग तो जंगलों में पवित्र पेड़ों के झुरमुट को मानव गतिविधियों से अनछुआ रखते हैं। गाँव में अभी भी त्योहारों के अवसर पर पशुओं की पूजा की जाती है। ऐसी परंपरा पशुओं के महत्व को मानने और समझने को दिखाती है। राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शायद यही कारण है कि आज भी दूर दराज गाँवों में, खासकर जो वनों के निकट हैं, वनों को स्थानीय लोगों द्वारा भी संरक्षण मिलता है। इसे वन विभाग का काम भी आसान हो जाता है। कोई भी अधिकारी अपने कार्य को करने में सफल तभी होता है जब उसके कार्य को स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त हो। इसके बाद अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, यह आपके किताब का प्रश्न है, लेकिन
थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, गलती से दब गई बटन। तो हम कह रहे थे कि अब तक हम लोग जो पढ़े वह आपके किताब के अभ्यास का प्रश्न था, लेकिन अब जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वह थोड़ा एक्स्ट्रा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, छोटा प्रश्न है लेकिन सब जरूरी है। देखिएगा, पहला प्रश्न है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो मैंने बता दिया था, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। सामान्य प्रजातियां किसे कहते हैं? सामान्य प्रजातियां वही याद करिएगा, IUCN वाला, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वाला जो वर्गीकरण था। सामान्य प्रजाति किसे कहते हैं? जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजाति से आप क्या समझते हैं? जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हो उसे संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए नाम भी याद कर रख लीजिएगा, काला हिरण क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति है। मगरमच्छ संकटग्रस्त प्रजाति है। भारतीय जंगली गधा संकटग्रस्त प्रजाति है। भारतीय गंडा संकटग्रस्त है। शेर पूंछ वाला बंदर संकटग्रस्त है। शंघाई मणिपुरी हिरण इसको कहते हैं, यह भी संकटग्रस्त है। तो जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है उसे संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुभेद प्रजाति का क्या मतलब है? जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए तो उसे सुभेद प्रजाति कहते हैं। यानी अभी यह लुप्त नहीं हुई है लेकिन एकदम कन्फर्म मान के चलिए कि यह लुप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन आदि। अगला प्रश्न है, संवर्धन वृक्षारोपण से आप क्या समझते हैं? जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाए तो उसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। जैसे अभी अगले वीडियो में बताया था अपने यहाँ यूकेलिप्टस सफेदा। अगला प्रश्न है, संसाधनों के कम होने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? संसाधन आप लोग जानते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव या प्राणी जाति विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उसका प्रयोग अपने लिए कर लेता है, अपने फायदे के लिए कर लेता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, संसाधनों के कम होने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत चीज़ें। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। जैसे क्या, मान लीजिए उदाहरण के लिए संसाधन कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका कोई गांव छोटा सा है, यहाँ पर पानी की समस्या हो गई, अब संसाधन, जल भी तो एक संसाधन है, उसकी कमी हो गई। कहीं दूर एक कुआं है, आप यहाँ से लेकर के यहाँ पानी भरने जाएंगे फिर आएंगे, आपका समय इसमें व्यतीत होगा। और अधिकतर यह काम घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगर महिला पानी लेने जाए और उसको लेकर के आए तो इसमें ज़्यादा समय व्यतीत होगा। और यदि कोई छोटा बालक है, ध्यान दीजिए आपके किताब का उदाहरण है, यदि कोई छोटा बालक है तो उसकी घर पर देख रेख बढ़िया से नहीं हो पाएगी, बच्चा सही से खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, उसकी बुद्धिमत्ता शक्ति घटेगी और वह अवनति की तरफ पूरा समाज अग्रसर हो जाएगा। तो एक छोटा सा जल का उदाहरण पर्याप्त है संसाधन के महत्व को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आप सभी लोग जानते हैं भारतीय वन्य जीवन संरक्षण या रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई।
बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वन जीवन के व्यापार पर रोक लगाया गया। वन जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों ने नेशनल पार्क और वन जीवन अभ्यारण्य बनाए। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। याद है प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया? 1973 में। और इस अधिनियम के अलावा हमने 2 अधिनियम और पढ़े थे। कौन? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और एक पढ़े थे वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण 1986। और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। याद करिएगा। अगला प्रश्न है, आरक्षित वन से क्या समझते हैं? उत्तर है, जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध हो उसे आरक्षित वन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तो रक्षित वन किसे कहते हैं? रक्षित वन तो है जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो लेकिन वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है, ऐसे वन को रक्षित वन कहते हैं। अगला है प्रश्न, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर एक टिप्पणी लिखें। स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण में भागीदारी का एक और उदाहरण है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी यह भी एक क्या है? सामुदायिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 से चल रहा है। याद करिएगा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यह कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 से चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गांवों के लोग अपनी संस्था का निर्माण करते हैं और संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों पर काम करते हैं। उसके बदले में सरकार द्वारा उन्हें कुछ वन संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार मिल जाता है। तो यह रहा आपका पाठ द्वितीय भूगोल का। इसके बाद हम इसी क्रम में जानकारी दे दें कि तीसरा पाठ पढ़ेंगे, और तीसरे पाठ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह एक मैप है। तीसरे पाठ में एक मैप है, उसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। वहाँ से एक अनिवार्य प्रश्न आता है, अनिवार्य रूप से एग्जाम में आ जाता है, वह है नदी से। तो अगले प्रश्न में हम लोग जल संसाधन के बारे में बात करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग इसको बार बार रिवाइज करते रहिए और वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। जो मेरी वीडियो पूरा देख रहा है उसको पता लगेगा कि इसको पूरा देखना है, इसको ही नहीं, सब वीडियो को क्रम से पूरा देखते रहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन देखने की ड्यूरिंग बहुत कम होती है, समय बहुत आप लोग कम देते हैं उस पर। 10 मिनट की वीडियो 3 मिनट देख के निकल लिए, कैसे निकल लिए भाई? समझ में आया? कुछ नहीं आएगा। जब तक कंप्लीटली पूरा नहीं देखेंगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। एक तो आभासी कक्षाएं हैं, पढ़ाना थोड़ा व्यतिक्रम लगता है, आप लोग सामने होते हैं और आनंद आता है, यहाँ से थोड़ा फीलिंग अजीब होती है, लेकिन बात को समझिए। हाँ, लेकिन हम लोग अपना बेटर प्रयास कर रहे हैं कि जो भी एक्सप्रेशन हो अच्छा हो। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।